आज चर्चा का विषय में हम यह रखने जा रहे हैं कि ब्रिटेन का प्रधानमंत्री अमेरिका के राष्ट्रपति से अधिक या कम या दोनों हैं, इसकी समीक्षा करें। छात्र छात्राओं जो चैनल से जुड़े हुए हैं उन सभी को मैं हार्दिक रूप से बधाई देता हूं कि आप चैनल से जुड़े हुए हैं, जुड़े रहें। हम जो विषय रखने जा रहे हैं वो बहुत ही रोचक एवं ज्ञानवर्धक विषय है। आप देखेंगे कि अमेरिका का राष्ट्रपति कहाँ पर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री से या भारत के प्रधानमंत्री से अधिक शक्तिशाली हैं, कहाँ पर इन दोनों देश के प्रधानमंत्री अमेरिका के राष्ट्रपति से शक्तिशाली है। इसका तुलनात्मक अध्ययन हम आपके सामने रख रहे हैं। यह बीए की परीक्षा के साथ साथ कंपटीशन की परीक्षा के लिए भी यह उपयोगी होगा, साथ ही साथ आपके ज्ञानवर्धक भी होगा। अब तीनों देश के राष्ट्राध्यक्षों का आप वास्तविक स्थिति का आकलन कर पाएंगे तुलनात्मक अध्ययन के द्वारा। छात्रों, अमेरिका का राष्ट्रपति, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री और भारत के प्रधानमंत्री तीनों अपने अपने देश के कार्यपालिका का प्रधान अधिकारी हैं, लेकिन ब्रिटेन में और अमेरिका में कई ऐसे असमानताएं भी हैं जिसका असर दोनों पदाधिकारियों की पद और स्थिति पर पड़ा है। जैसे अमेरिका में संघात्मक व्यवस्था है तो ब्रिटेन में संसदीय व्यवस्था है। संसदीय व्यवस्था और वहाँ अध्यक्षात्मक व्यवस्था। संसदीय व्यवस्था में दोहरी कार्यपालिका होती है, एक संवैधानिक प्रधान होता है, एक वास्तविक प्रधान होता है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री वास्तविक प्रधान हैं। अमेरिका में अध्यक्षात्मक सरकार है, वहाँ सिंगल कार्यपालिका होती है। अमेरिका में प्रधानमंत्री का पद नहीं होता है, ऑल इन ऑल राष्ट्रपति ही होता है। फिर देखेंगे दोनों जगह की व्यवस्था में दूसरा अंतर है कि अमेरिका में संघीय व्यवस्था है और ब्रिटेन में एकात्मक व्यवस्था है। एकात्मक व्यवस्था में सारी शक्ति संसद में निहित होती है, जिसका प्रयोग मंत्रिमंडल करता है, जिसका नेता प्रधानमंत्री होता है। और संघीय व्यवस्था में राष्ट्रपति जो होते हैं वो राज्य के मामलों में कम हस्तक्षेप करते हैं, उनकी शक्तियाँ सीमित हो जाती हैं। तो यह अंतर जो है वहाँ एक संसदीय व्यवस्था का, एक अध्यक्षात्मक व्यवस्था का। एक जगह एकात्मक सरकार है, दूसरी जगह संघात्मक सरकार है। तीसरा अंतर है कि ब्रिटेन का संविधान अलिखित है। अलिखित होने से ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की बहुत से अधिकार और कार्य जो है परंपरा पर आधारित है, परंपरा और प्रथाओं पर आधारित है, इसलिए उसको वास्ट पावर मिलता है। संविधान का लिखित, अमेरिका का संविधान लिखित है, लिखित होने से राष्ट्रपति के अधिकार कार्य सब बंद कर दिए गए हैं, इसलिए उनके अधिकार कार्य सीमित दायरे में हमको देखना पड़ेगा। तो व्यवस्था संबंधी जो ये अंतर आप देख रहे हैं ब्रिटेन में, अमेरिका में, भारत की राजनीतिक व्यवस्था ब्रिटेन की राजनीतिक व्यवस्था से मिलता जुलता है। भारत में भी संसदीय व्यवस्था है, ब्रिटेन में भी संसदीय व्यवस्था है, लेकिन फिर तो अंतर है कि भारत में संघीय सरकार है, वहाँ संघीय सरकार नहीं है, वहाँ संघीय सरकार नहीं है। तो ये व्यवस्था संबंधी जो अंतर है उसका प्रभाव तीनों पदाधिकारियों के पद पर पड़ा है। इसको ध्यान में रखकर ही तुलना करनी होगी। पहले तो हम देखें कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री और अमेरिका के राष्ट्रपति पर समानता कहाँ कहाँ पर है। तो दोनों देश के सर्वोच्च नेता हैं, दोनों देश के वास्तविक शासक हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री वास्तविक शासक है, ब्रिटेन का संविधान संसदीय है। संसदीय व्यवस्था में दो ही कार्यपालिका होती है, एक संवैधानिक प्रधान और दूसरा वास्तविक प्रधान। ब्रिटेन का संवैधानिक प्रधान वहाँ का सम्राट है और वास्तविक प्रधान प्रधानमंत्री है। और अमेरिका में जब देखते हैं हम तो अमेरिका में संवैधानिक और वास्तविक प्रधान राष्ट्रपति है, वहाँ प्रधानमंत्री का पद नहीं है। फिर भी दोनों देश के जो ये राष्ट्राध्यक्ष हैं अपने अपने कार्यपालिका के वास्तविक प्रधान हैं। दोनों अपने अपने देश का प्रमुख प्रवक्ता भी हैं। प्रमुख प्रवक्ता कैसे ब्रिटेन का प्रधानमंत्री महत्वपूर्ण घोषणाएं कर सकती है, उसके द्वारा की गई घोषणा सरकारी घोषणा समझी जाती है, चाहे संसद के अंदर घोषणा करे या संसद से वो बाहर घोषणा करे। उसी ढंग से अमेरिका का राष्ट्रपति अपने सरकार का मुख्य प्रवक्ता है, इस हैसियत से वो महत्वपूर्ण घोषणाएं कर सकता है, उसकी की गई घोषणा को सरकारी घोषणा भी समझा जाता है। तो इन बिंदुओं पर हम देख रहे हैं कि उनमें समानता है। शक्तियों की भिन्नता की दृष्टि से देखें, दोनों के बीच शक्तियों में भिन्नता भी है। यह भिन्नता जो है वह कार्य संस्थागत अंतर के चलते भी ज़्यादा दिखाई पड़ता है। तो कार्यपालिका की दृष्टि से दोनों अपने अपने देश के कार्यपालिका के प्रधान है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन कार्यपालिका में जो स्थिति है दोनों के, उसमें अंतर है। पहला यह देखें कि अमेरिका का राष्ट्रपति राज भी करता है, शासन भी करता है। अमेरिका का राष्ट्रपति राज भी करता है और शासन भी करता है, जबकि ब्रिटेन का प्रधानमंत्री शासन करता है, राज नहीं करता है। वहाँ राज सम्राट करता है, शासन प्रधानमंत्री करता है। तो यह अंतर दिखाई पड़ा। कार्यपालिका के अंतर्गत
सबसे महत्वपूर्ण शक्तियाँ नियुक्ति संबंधी शक्तियाँ आती हैं। दोनों को नियुक्ति संबंधी शक्तियाँ प्राप्त है। अमेरिका के राष्ट्रपति अपने देश के सारे महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति करने का अधिकार उनको प्राप्त है, लेकिन साथ ही साथ यह भी है कि उनके द्वारा की गई महत्वपूर्ण नियुक्तियों को सीनेट से अनुमोदन होना आवश्यक है। कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि राष्ट्रपति ने जिन व्यक्तियों की नियुक्ति की है उनकी संपुष्टि सीनेट ने नहीं की है। ऐसा अभी तक 8 बार हुआ है। 8 बार सीनेट ने राष्ट्रपति द्वारा की गई नियुक्तियों को अनुमोदन करने से इनकार कर दिया है। ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त व्यक्ति प्रभावकारी नहीं हो पाते हैं। इसलिए जरूरी है कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो नियुक्ति करते हैं उसका अनुमोदन हर हालत में सीनेट से होना चाहिए। यह सारी नियुक्ति के लिए नहीं है, लेकिन महत्वपूर्ण नियुक्ति के लिए है। सारी नियुक्तियाँ में बहुत सी ऐसी नियुक्तियाँ हैं जिनको राष्ट्रपति अपने मन से कर सकते हैं, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण जो शक्तियाँ हैं, नियुक्तियाँ हैं, उसकी संपुष्टि सीनेट से होना आवश्यक है। यहाँ पर हम देखते हैं कि ब्रिटेन की प्रधानमंत्री का बेहतर स्थिति में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री और भारत के प्रधानमंत्री द्वारा की गई नियुक्तियों को संसद के किसी भी सदन द्वारा अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है। अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है, वह उसमें अनुमोदन के लिए नहीं रखा जा सकता है। यहाँ पर एक अंतर और है कि अमेरिका के राष्ट्रपति द्वारा लिए गए निर्णय की समीक्षा वहाँ की सर्वोच्च न्यायालय कर सकती है, लेकिन ब्रिटेन में संसद की सर्वोच्चता प्रदान की गई है, न्यायपालिका की सर्वोच्चता नहीं है। इसलिए ब्रिटेन प्रधानमंत्री द्वारा की गई नियुक्ति की वहाँ की न्यायपालिका समीक्षा नहीं कर सकती है, वह फाइनल समझा जाता है, अंतिम समझा जाता है। भारत के प्रधानमंत्री द्वारा की गई नियुक्ति के सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है, यहाँ भी उनको एब्सोल्यूट पावर नहीं है। ऐसी स्थिति में इंग्लैंड के प्रधानमंत्री भारत के प्रधानमंत्री से और अमेरिका के राष्ट्रपति से ज़्यादा शक्तिशाली हमको दिखाई देते हैं। अब कार्यपालिका के अंतर्गत उनकी एक महत्वपूर्ण शक्ति होती है कानून को लागू करना। कानून को लागू करना, व्यवस्थापिका ने जो कानून बनाई है उसको लागू करना, तत्परता के साथ लागू करना। तो अमेरिका के राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रधान है, इसलिए व्यवस्थापिका द्वारा पारित कानूनों को पूरी शक्ति के साथ वह लागू करते हैं, लेकिन उसके कार्यों को चुनौती न्यायालय में दी जा सकती है। आवश्यकता पड़ने पर उनकी चुनौती न्यायालय में दी जा सकती है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के साथ दूसरी बात है, ऐसी बात नहीं है। ब्रिटेन की प्रधानमंत्री जो कार्यपालिका के व्यवस्थापिका के बनाए गए कानून को लागू करने में पूर्णतः स्वतंत्र है, उन पर न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती है। वहाँ संसद की सर्वोच्चता प्रदान की गई है, न्यायिक समीक्षा से बाहर की बात है। इसलिए यहाँ पर भी हम देखते हैं कि ब्रिटेन का प्रधानमंत्री अमेरिका के राष्ट्रपति और भारत के प्रधानमंत्री से शक्तिशाली है। भारत के प्रधानमंत्री के आदेश को चुनौती दी जा सकती है कोर्ट में, और कई बार ऐसा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने अवैध घोषित कर दिया है। इसलिए कार्यपालिका के क्षेत्र में हम देखते हैं कि अमेरिका का राष्ट्रपति, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री और भारत के प्रधानमंत्री का तुलनात्मक अध्ययन करते हैं तो बेहतर स्थिति में हम ब्रिटेन के प्रधानमंत्री को देखते हैं। विधि निर्माण संबंधी शक्तियाँ, यूँ तो विधि का निर्माण करने का कार्य व्यवस्थापिका का है, लेकिन हमको यह देखना है कि तीनों देश में जो प्रधानमंत्री हैं, भारत में, ब्रिटेन में, अमेरिका में राष्ट्रपति हैं, उनका विधि निर्माण में क्या शक्तियाँ हैं। तो अमेरिकी कांग्रेस को पहले देंगे। अमेरिकी कांग्रेस के 2 सदन हैं, एक प्रतिनिधि सभा है, दूसरा सीनेट है। तो अमेरिका में कानून के निर्माण के क्षेत्र में दोनों सदनों को समान शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। अमेरिका की कांग्रेस को ही कानून बनाने का अधिकार है। अमेरिका का राष्ट्रपति कांग्रेस का सदस्य नहीं हो सकता है, सदस्य नहीं होता है, वह कांग्रेस की बैठक में भाग नहीं लेता है, कांग्रेस के प्रति वो उत्तरदायी भी नहीं है। कांग्रेस को वह संदेश भेज सकता है, वह जैसा चाहे वैसा कानून पारित करा ले कांग्रेस से, यह संभव नहीं होता है। वह संदेश भेजते हैं, आग्रह करते हैं अपने इच्छानुसार कानून बनाने के लिए। प्रायः देखा जाता है कि अमेरिका में राष्ट्रपति को जो विधायी शक्ति है, विधि निर्माण संबंधी शक्तियाँ हैं, वह कम है। इसके उल्टा आप देखेंगे ब्रिटेन में संसदीय व्यवस्था है। ब्रिटेन का कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होता है। ब्रिटेन में जो कार्यपालिका है वह व्यवस्थापिका के सदस्य होता है, उसकी बैठक में भाग लेते हैं, प्रधानमंत्री उपस्थित रहते हैं, उनकी संसद में जो बहुमत होती है अपनी पार्टी का बहुमत होता है। जैसा चाहे वैसा कानून बना सकता है, जैसा चाहे वैसा कानून बना सकता है। आप ब्रिटेन में जानते हैं कि ब्रिटेन का मंत्रिमंडल की तानाशाही जगत में प्रसिद्ध है। तानाशाही के क्षेत्र में मंत्रिमंडल की तानाशाही है। विधि निर्माण के क्षेत्र में कहा जाता है कि लड़की को लड़का और लड़की को लड़का और लड़का को लड़की बनाना छोड़कर बाकी सभी प्रकार के कानून वहाँ की कॉमन सभा पारित कर सकती है और मंत्रिमंडल किसी प्रकार का डिसीजन ले सकता है।
तो मंत्रिमंडल का डिसीजन में प्रधानमंत्री की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, चूँकि मंत्रिमंडल का प्रधान है और मंत्रिमंडल का केंद्र बिंदु है, इसलिए जैसा चाहे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कानून का निर्माण करा सकते हैं। ये इसी स्थिति अमेरिका के राष्ट्रपति के पास नहीं है। अमेरिका के राष्ट्रपति अध्यक्षात्मक व्यवस्था में काम करता है। अध्यक्षात्मक व्यवस्था में कार्यपालिका व्यवस्था से अलग होकर काम करती है। वहाँ शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत प्रचलित है। शक्ति पृथक्करण के चलते कार्यपालिका स्वतंत्र रूप से अपना कार्य करती है। वह व्यवस्थापिका को प्रभावित उतना हद तक नहीं कर सकते जितने हद तक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री और भारत के प्रधानमंत्री कर सकते हैं। इसलिए हम यहाँ पर देखते हैं कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री और भारत के प्रधानमंत्री की अपेक्षा अमेरिका के राष्ट्रपति को कम शक्तियाँ प्राप्त है। वित्तीय क्षेत्र में कहा जाता है कि जिसके पास वित्त है उसी के इर्द गिर्द राजनीति घूमती है। अब हमको देखना है कि देश के वित्त पर किसका प्रभावशाली नियंत्रण है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का प्रभावशाली नियंत्रण है या अमेरिका के राष्ट्रपति का प्रभावशाली नियंत्रण है या भारत के प्रधानमंत्री का प्रभावशाली नियंत्रण है। तो भारत और ब्रिटेन में संसदीय व्यवस्था है। भारत और ब्रिटेन में ये ख्याल रखेंगे कि संसदीय व्यवस्था में, और संसदीय व्यवस्था होने के चलते जो प्रधानमंत्री होते हैं वह लोकसभा का भी नेता होते हैं, और वित्त विधेयक जब भी पेश होगा तो लोकसभा में ही होगा। और अमेरिका में भी जब भी वित्त विधेयक होगा प्रथम सदन प्रतिनिधि सभा में पेश होगा। अब चूँकि प्रधानमंत्री ब्रिटेन के, भारत के प्रधानमंत्री अपने अपने सदन का नेता होते हैं, प्रथम सदन का नेता है, वह दोनों देश के वित्त मंत्री बजट प्रस्तुत करने से पहले प्रधानमंत्री से परामर्श लेते हैं और प्रधानमंत्री से परामर्श लेकर ही बजट प्रस्तुत करते हैं। प्रधानमंत्री की यह जवाबदेही बनती है कि जो बजट उसका वित्त मंत्री प्रस्तुत किया है वह संसद से पारित करा ले। संसद से पारित आसानी इसलिए होता है कि संसद में उसका बहुमत होता है, वो अपने पार्टी को आवश्यक निर्देश दे सकता है और प्राय निर्देश का लोग पालन करते हैं। जैसा चाहे जितनी वित्त की ज़रूरत है उनको वह पारित करा सकता है। ऐसी स्थिति में अमेरिका के राष्ट्रपति को हम नहीं देते हैं। अमेरिका का राष्ट्रपति मनचाहे बजट को नहीं पारित करा सकते। कई बार ऐसा भी देखा जाता है, प्राय ऐसा होता है कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने जो बजट प्रस्तुत किया है उसमें सीनेट ने संशोधन कर दिया है। सीनेट उसको पुष्टि नहीं की है और सीनेट द्वारा की गई संशोधन को मान्य है, वह मान्य हो जाता है। इसलिए वित्तीय क्षेत्र में अमेरिका के राष्ट्रपति को देश के वित्त पर उतना प्रभावशाली नियंत्रण नहीं है, जबकि भारत के प्रधानमंत्री, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री को देश के वित्त पर प्रभावशाली नियंत्रण देखा जाता है। यहाँ पर यह कहा जा सकता है कि भारत के प्रधानमंत्री, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री अमेरिका के राष्ट्रपति से ज़्यादा शक्तिशाली है। वैदेशिक क्षेत्र में आज का जो युग है उसमें विदेश नीति का बड़ा महत्वपूर्ण होता है। हर देश अपने विदेश नीति के माध्यम से राष्ट्रीय हित की पूर्ति करता है। अमेरिका के राष्ट्रपति वैदेशिक क्षेत्र में अपने राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है। यही बात ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का है। जब ब्रिटेन का प्रधानमंत्री किसी दूसरे देश में जाते हैं तो संधि कर सकते हैं, समझौते कर सकते हैं। यह स्थिति भारत के प्रधानमंत्री के साथ भी है, वह संधि कर सकते हैं, समझौते कर सकते हैं। संधि और समझौते तो अमेरिका के राष्ट्रपति भी करते हैं, लेकिन राष्ट्रपति द्वारा की गई संधि और समझौते की अनुमोदन पुनः सीनेट से होना चाहिए। जब राष्ट्रपति किसी दूसरे देश के साथ संधि या समझौता करता है तो सीनेट के नब्ज पर ख्याल करता है कि सीनेट इसका अनुमोदन करेगा कि नहीं करेगा। कई बार ऐसा हुआ है कि राष्ट्रपति द्वारा लिए गए निर्णय को सीनेट ने अनुमोदन करने से इनकार कर दिया है। एज फॉर एग्जाम्पल ट्रीटी ऑफ वर्साई को आप जानते होंगे, वर्साई की संधि। वर्साई की संधि कराने में तत्कालीन अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट का महत्वपूर्ण भूमिका थी, लेकिन वर्साई की संधि जब सीनेट में गया अनुमोदन के लिए तो सीनेट ने उसको अनुमोदन करने से इनकार कर दिया। यही कारण है कि अमेरिका राष्ट्रसंघ का सदस्य नहीं बना। अमेरिका राष्ट्र अगर अनुमोदन हो जाता तो अमेरिका राष्ट्रसंघ का सदस्य बन जाता। तो ये बहुत बड़ी संधि का उल्लंघन कर दिया। इसलिए जब अमेरिका के सीनेट में कोई संधि अनुमोदन के लिए जाता है तो किस रूप में पारित होगा यह कोई नहीं जानता है। राष्ट्रपति का दिल का धड़कन तेज हो जाता है कि आज हम जो राष्ट्र को वचन दिए हैं अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में, किसी राष्ट्र को वचन को पूरा होता है कि नहीं होता है। मेरे द्वारा प्रस्तुत संधि समझौता संपुष्टि होती है या नहीं होती। कई बार ऐसा देखा गया है। उदाहरण स्वरूप जब मनमोहन सिंह के टाइम में भारत और अमेरिका के बीच में असैन्य परमाणु समझौता हुई थी, यह समझौता जब संपुष्टि के लिए सीनेट में गई थी तो भारत के जो जाने माने वकील हैं, जान बुद्धिजीवी हैं, उन सब का दिल का धड़कन तेज हो गया था कि आज सीनेट में ये अनुमोदित होता है नहीं। कहा जाता है संधि को जब सीनेट में भेजते हैं
तो वह सांड की तरह युद्ध मैदान में जाते हुए सांड की तरह होता है। वह युद्ध मैदान से लहू लुहान होकर लौटेगा या विजय होकर लौटेगा, कोई नहीं जानता है। तो अमेरिका के राष्ट्रपति को संधि और समझौता करने का तो अधिकार है, लेकिन उसको उनके द्वारा की गई संधि और समझौता तभी प्रभावकारी होगा जब अमेरिका की सीनेट उसका अनुमोदन कर दे। भारत के प्रधानमंत्री के साथ, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के साथ ऐसी बात नहीं है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री किसी दूसरे देश से संधि कर सकते हैं, दूसरे देश से किए गए संधि को संशोधित कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं, ये उनको अधिकार है। और यह काफ़ी निर्भीकतापूर्वक कार्य को करता है। उसको डर नहीं रहता है कि संसद से यह पारित होगा कि नहीं। संसद में जाता ही नहीं है संतुष्टि के लिए, न ब्रिटेन में जाता है न भारत में जाता है। यहाँ पर हम देखेंगे स्पष्ट रूप से कि अमेरिका की राष्ट्रपति की स्थिति कमज़ोर है भारत और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की अपेक्षा। उसका कार्यकाल में अंतर, अब कार्यकाल में अंतर है। अमेरिका का राष्ट्रपति का कार्यकाल निश्चित होता है, वह 4 वर्ष का निश्चित होता है, निश्चिंत होकर वह कार्य करता है। उसको वहाँ की संसद अविश्वास के प्रस्ताव के द्वारा राष्ट्रपति को नहीं हटा सकता है। अमेरिकी कांग्रेस उनके विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पारित नहीं कर सकती है। लेकिन ब्रिटेन का प्रधानमंत्री और भारत के प्रधानमंत्री का जो कार्यकाल है वह निश्चित नहीं है, अनिश्चित है। जब चाहे संसद अविश्वास के प्रस्ताव द्वारा उनको सत्ता से हटा सकती है। अविश्वास का प्रस्ताव का भय प्रधानमंत्री को बना रहता है। लेकिन यह देखा गया है कि संसद में जब बहुमत होता है प्रधानमंत्री के पक्ष में तो ऐसा कम होता है। ब्रिटेन में ऐसा 3-4 बार हुआ है। आप जानते हैं 1990 में जब श्रीमती मार्गरेट थैचर ब्रिटेन की प्रधानमंत्री हुई थी, पार्टी में उनके भीतर असंतोष फैला और पार्टी ने उनके जगह हटा दिया, उनके जगह जॉन मेजर को प्रधानमंत्री बनाया बीच में। तो ऐसा संसदीय व्यवस्था में संभव है। इसलिए कहा जाता है कि संसदीय व्यवस्था में जो कार्यपालिका का प्रधान होते हैं, जो प्रधानमंत्री के नाम जाने जाते हैं, उनका कार्यकाल निश्चित होता है। और अध्यक्षात्मक व्यवस्था में जो राष्ट्रपति जैसे अमेरिका का, उसका कार्यकाल निश्चित है। यहाँ पर अमेरिका का राष्ट्रपति महत्वपूर्ण स्थिति प्राप्त में है, सुपर स्थिति में है, जबकि ब्रिटेन के और भारत के प्रधानमंत्री निम्न स्थिति में है। न्यायालय के संबंध के आधार पर, न्यायालय के संबंध के आधार पर भी दोनों के संबंध हम देखेंगे। अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक समीक्षा का अधिकार प्राप्त है। अमेरिका में न्यायपालिका को स्वतंत्रता और निष्पक्षता का बहुत व्यापक अधिकार दिया गया है। उसे न्यायिक समीक्षा करने का अधिकार है, इसलिए राष्ट्रपति के निर्णय को समीक्षा कर सकता है। जबकि भारत के प्रधानमंत्री पर भी इसी स्थिति में है। अमेरिका के राष्ट्रपति पर, भारत के प्रधानमंत्री पर भी न्यायिक समीक्षा हो सकती है, उनके लिए गए निर्णय की न्यायिक समीक्षा हो सकती है। लेकिन यह स्थिति ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के साथ नहीं है। ब्रिटेन में न्यायपालिका की सर्वोच्चता प्रदान नहीं की गई है, संसद की सर्वोच्चता प्रदान की गई है। इसलिए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री द्वारा लिए गए निर्णय की न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती है, इसलिए वो उसके पास फास्ट पावर हो जाता है। उसके द्वारा लिए गए निर्णय अंतिम निर्णय समझे जाते हैं, उस पर न्यायालय का हस्तक्षेप नहीं होता है। यहाँ पर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री अच्छी स्थिति में है। उत्तरदायित्व की दृष्टि से अमेरिका का राष्ट्रपति संसद के प्रति उत्तरदायी नहीं है, जबकि ब्रिटेन और भारत के प्रधानमंत्री संसद के प्रति उत्तरदायी है। यह ज़्यादा लोकतांत्रिक है, संसदीय व्यवस्था ज़्यादा लोकतांत्रिक है अध्यक्षात्मक व्यवस्था की अपेक्षा। यह उत्तरदायी सरकार है। अमेरिका में उत्तरदायित्व कम है, इसलिए ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति की तानाशाही भी देखी जाती है। भारत में प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की तानाशाही नहीं हो सकती है, क्योंकि वो संसद के प्रति उत्तरदायी हैं। उनके हर काम के लिए संसद में जवाबदेह हैं। संसद के सदस्य उनसे प्रश्न पूछ सकते हैं, प्रधानमंत्री से प्रश्न पूछा जाता है। संसद द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर देने के लिए प्रधानमंत्री ब्रिटेन का और भारत का बाध्य है, वह संसद को अनदेखी नहीं कर सकते हैं। इसलिए कहा जाता है उत्तरदायित्व की दृष्टि से अमेरिका का राष्ट्रपति की स्थिति महत्वपूर्ण है। अब निष्कर्ष के रूप में हम आते हैं। निष्कर्ष के रूप में यही देखा जाता है कि दोनों अधिकारी, अमेरिका का राष्ट्रपति और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, अपने अपने संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत महत्वपूर्ण स्थिति में है। यह जो अंतर दिखाई पड़ती है कहीं कहीं इसलिए दिखाई पड़ती है कि राजनीतिक व्यवस्था में अंतर है। दोनों जगह के राजनीतिक सिस्टम अलग अलग है, लेकिन दोनों अपने अपने सिस्टम के अंतर्गत रहकर देश के महत्वपूर्ण पद पर आसीन व्यक्ति हैं। इसलिए कौन अधिक शक्तिशाली है, कौन कम शक्तिशाली है, इसको निर्धारण करना एक कठिन कार्य है। फिर भी दोनों को देखा गया है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दोनों अमेरिका के राष्ट्रपति और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के पद का महत्व बढ़ा है। पद का महत्व बढ़ने का कारण क्या है? दोनों पद पर आसीन व्यक्ति कैसा है? अगर दोनों पद पर आसीन व्यक्ति प्रभावशाली है तो उस पद की गरिमा में वृद्धि होती है। दोनों पद पर आसीन व्यक्ति प्रभावशाली नहीं है, अनुभवी व्यक्ति नहीं है, उनकी पद और गरिमा में की अपेक्षा गिर जाती है। इसलिए दोनों के स्थिति पर निर्भर करता है कि दोनों पद पर काम करने वाला अधिकारी की व्यक्तित्व कैसा है। द ऑफिस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर इज व्हाट्स इट होल्डर चूज टू मेक इट। आज यहीं तक हम लोग देखेंगे, फिर नेक्स्ट डे दूसरी टॉपिक पर आपसे विचार करेंगे। आप इस पर ध्यान से पढ़ें
और इसको जो तथ्य लिखा गया है, बताया गया है आपको, उसको समझने की कोशिश करेंगे। जय हिंद।